गाइस, पाकिस्तान के अंदर करंटली क्या सिचुएशन जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और साथ ही साथ हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो कौन सी पी की तरफ जा रही है। फॉर दैट हमने इनवाइट किया है रऊफ़ हसन भाई को। रऊफ़ हसन भाई बेसिकली स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप है। और इनसे हम क्वेश्चन करेंगे कि बेसिकली ये पाकिस्तान को कौन सी साइड के ऊपर लेकर जाया जा रहा है और पाकिस्तान करंटली किस स्टेज के ऊपर जा चुका है। सो रऊफ भाई, कैसे हैं आप? और आपका बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ एज अ स्पेशल असिस्टेंट? Well, it was a wonderful time, जी। मैं तो it was a dream come true in the sense, that I have known him and the party for the last so many decades. So उस वक्त से मैं associated था. So it was heartwarming to work with him in the capacity of special assistant. एक डिफरेंट हुकूमत की मैंने अप्रोच देखी, एक गरीब दोस्त हुकूमत थी। खान साहब बज़ाते खुद एक बहुत गरीब दोस्त इंसान है, और उनके जहन के ऊपर हमेशा यही रहता था कि जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लेंगे, उसमें गरीब की बेनिफिट कहाँ से हो सकती है, किस तरीके से सिक्योर की जा सकती है। तो एक डोमिनेंट आंसर था जो कि मैंने महसूस किया, देखा और उसको इम्प्लीमेंट होते देखा। तो ये एक चीज़ है जो कि इस हुकूमत को और खान साहब की ज़ात को बाकी तमाम चीज़ों से डिस्टिंक्टिव बनाती है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी शख्स ने, किसी भी लीडर ने, किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने, जिस भी कैपेसिटी में लोग आए इस मुल्क पे हुकूमत करने के लिए, कभी उन्होंने गरीब के इंटरेस्ट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। अब ये और बात है कि वो अपना वक्त पूरा नहीं कर सके, और बहुत सारे उनके जो काम थे वो अधूरे रह गए, जो कि उसके बाद आने वाली हुकूमत ने उनमें से काफ़ी कुछ जो है उनको ख़त्म भी कर दिया। एहसास प्रोग्राम की बात थी, हेल्थ कार्ड की बात थी। हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसने कि गरीबों की ज़िंदगी बदल दी थी। और ये खान साहब ने कहा था कि हर हालत में हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। डेवलप्ड मुल्कों में भी आप अब्बास साहब, आप अगर नज़र दौड़ाएं तो कभी इस किस्म की हेल्थ पॉलिसी जो थी वो नहीं थी। मुझे कई लोगों का ज़ाती तौर के ऊपर इल्म है जिनके माँ बाप, बहन भाई, बच्चे जो थे वो इलाज के लिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली फौत भी हो गए। लेकिन ये है कि इस हेल्थ पॉलिसी के हेल्थ कार्ड आने के बाद उन लोगों के ऑपरेशन जो थे या जो भी और इलाज होता था वो मुफ्त हो जाता था, और एक यूनानिमस किस्म की जो अप्रूवल थी वो इसको मिली थी। इसके ऊपर उनका पोलिटिकल माइलेज भी बहुत ज़्यादा हासिल हुआ था। सो बहसीत एक इंसान से और बहसीत एक एडमिनिस्ट्रेटर के, दोनों कैपेसिटीज़ में मैंने उनको एक 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 डिफरेंट किस्म का शख्स पाया। और अगर उनकी हुकूमत चलती है और वो और 5 साल के लिए आते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की शक्ल जो थी वो बदल सकती थी फॉर द बेटर। अच्छा, रऊफ भाई, हमने देखा था कि जो खान साहब की पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रो रीजन थी कि हमने रीजन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है, और रीजन के अंदर हमने अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर से बेहतर करना है। आपको क्या लगता है कि भी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो राइट नाउ किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है? अब्बास साहब, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कोई डायरेक्शन है ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है। आपने फरमाया कि जी वो एक रीजन को इंपॉर्टेंस देते थे। जी बिल्कुल, रीजन को इंपॉर्टेंस देते थे, और इसकी एक हिस्ट्री है। अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीख में ज़रा पीछे जाएं 1947 में, तो जो सबसे पहला मुल्क था उस वक्त ये सोवियत यूनियन होता था। उस सबसे पहला मुल्क जिसने हमें पावरफुल कंट्रीज में से, जो कि इस रीजन का मुल्क था, उसने हमें सबसे पहले इन्वाइट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो विजिट करें सोवियत यूनियन को। और हम उसको, ये आई थिंक इनविटेशन हमें मिल गई थी 1948 के शुरू में, और हम उसके ऊपर बैठे रहे। हम नहीं चाहते थे और नहीं गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड वी केप्ट वेटिंग कि जी अमेरिका से कब हमें इनविटेशन मिले। वो इनविटेशन 1950 में आई थी, और उसके फ़ौरन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका चले गए थे। और बाकी जो है वो तो हिस्ट्री आप भी जानते होंगे। उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से सीटों का मेंबर बना, जिस तरह से सेंटर का मेंबर बना, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका की लड़ाइयों का हिस्सा बना, वो सब कुछ है। और वो मुल्क की जो इस वक्त हम तबाही देख रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक मेजर वजह जो वो ये भी है कि हमने अपने आप को इस रीजन से प्लग किया, हमने अपने आप को इस रीजन से निकाला, और हमने 12-14 हज़ार दूर अक्रॉस टर्बुलेंट सीज हमने अमेरिका के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाई। देखिए, कोई भी मुल्क कितना पावरफुल क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, जब तक रीजन में अपने आप को प्लांट नहीं करेगा, जब तक अपने खित्ते में अपने आप को प्लांट नहीं करेगा, जब तक अपनी नेबर्स के साथ अपने ताल्लुकात को इंप्रूव नहीं करेगा, वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको हासिल नहीं कर सकता। सो हमारी फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन की एक क्रिटिकल मिस्टेक जो थी, एक फाउंडेशनल मिस्टेक जिसको मैं कहूँगा गलती जो थी, वो थी कि हमने अपने खित्ते के ममालिक के साथ, अब देखिए एक वक्त ऐसा था जबकि
इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ट्रेडिशनली ख़राब रहे हुए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ट्रेडिशनली ख़राब रहे हुए हैं। एग्जैक्टली। ईरान के साथ हमारे, जब हम सीटो सेंटो के मेंबर थे तो ईरान भी चूंकि अमेरिका के बहुत करीब था शाह के ज़माने में, तो उनके साथ कुछ देर के लिए हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए थे। और उसमें वो RCD बना था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और टर्की जो था उसका मेंबर्स थे। तो वो हमने बड़े अच्छे वक्त उनके साथ देखे हैं, लेकिन ये इसकी फाउंडेशन हमें कभी गहरी नहीं कर सके थे, बिकॉज हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में आज़ाद नहीं थे। जब आप किसी एक ग्रुप को, किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उस ब्लॉक के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको आपको परस्यू करना पड़ता है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अमेरिकन ब्लॉक को, वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद आप आज़ाद नहीं रहे थे। खान साहब जब आए हैं, और ये आपका सवाल जो शुरू आपने किया था मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। खान साहब जब आए हैं तो उन्होंने इस फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में आज़ाद करने की कोशिश की थी, और उसका खमियाजा जो था अपनी हुकूमत लूज करने की शक्ल में उन्होंने बर्दाश्त किया था। और वो आज़ाद करने की क्या बात थी कि जी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बनाने के लिए आज़ाद हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहाँ हैं, हमें देखना पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ किन मुल्कों, ममालिक के साथ दोस्ती करके हम अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब आज कल का सोवियत यूनियन और आज का रशिया जो है एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम अपने ताल्लुकात को बहुत निगलेक्ट किया था। और चंद दोस्त ममालिक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिनकी कोशिशों से, जिनकी काविशों से पाकिस्तान और रूस की लीडरशिप जो है वो अब एक दूसरे के करीब आई, और हमें उसके बहुत बेनिफिट्स, जो इमीडिएट बेनिफिट, कुछ तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। जब एक मुल्क के साथ ताल्लुक इस्तवार करते हैं तो उसके मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। वो हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म लार्जर इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। और लेकिन जो इमीडिएट डिविडेंड्स जो हमें मिल रहे थे वो ये थे कि तेल की शक्ल में, तेल हमें 30 to 40% डिस्काउंट के ऊपर मिलना था। वीट जो हमारी एक नीड होती है, जो हमारे गरीब बच्चे, सब लोगों की, अमीर और गरीब सबकी नीड है, वो हमें तकरीबन 30 to 40% कम कीमत पे मिलना था। तो ये इमीडिएट बेनिफिट्स थे। दूसरी बात है कि रीजन में हम दोबारा वापस आते। अफगानिस्तान में चेंज आ चुकी हुई है, वहां तालिबान अब वैसे उनके साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन चलिए कहिए कि कम से कम उसमें दुश्मनी का आंसर शामिल नहीं है, रिलेटिवली बेहतर है। अगर आपके रशिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात बस ठीक हैं, चीन आपका एक डिपेंडेबल दोस्त है, किसी स्टेज के ऊपर फिर इंडिया के साथ भी आप एक फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आप हाथ बढ़ा सकते थे कि उनके साथ भी दोस्ती आप करें। सो ये वो मुहरकात थे जिनकी वजह से खान साहब ने कहा कि हमें अपने आप को, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें आज़ाद करना चाहिए। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल जो एलाइज रहे हुए हैं, जिनकी वजह से हमने जंगें लड़ी और हमने खुमियाजा उसका भुगता, नुकसान बर्दाश्त किए, तकरीबन लाख एक बंदा हमने हमारा कुर्बान हुआ उसके ऊपर, 100 बिलियन के ऊपर हमने लॉसेस हमारे हुए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस वो हुए। लेकिन उसके बाद भी देखा है मैंने कि जी अभी भी हमारे यहाँ एक सोच ऐसी है कि वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहती है। हालांकि पिछले 75 साल में अगर किसी मुल्क ने आपके साथ एक डिपेंडेबल दोस्त का किरदार अदा किया है तो वो चीन है। मैं ये नहीं कहता कि चीन के साथ हम दोस्ती करके बाकियों को सैक्रिफाइस कर दें। खान साहब की फॉरेन पॉलिसी ये कहती थी कि हमें तमाम के साथ हमने दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं, हम किसी को नहीं निकालेंगे अपनी कैनवस में से, और जिस के साथ हमारे जो ताल्लुकात या बेनिफिट्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं, शेयर करते हैं, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल एलाइज को हमारी ये सोच जो है वो पसंद नहीं आई थी। फिर बाकी जो हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा, और आज मुल्क जिस स्टेज के ऊपर पहुंच गया 1 साल में, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आई होप कि लोग जिन्होंने ये सब कुछ करने में कोई किरदार अदा किया है, वो उनकी सोच में इम्प्रूवमेंट आए, वो सोच को ज़्यादा आज़ाद बनाएं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मुकद्दम रख के अपनी पॉलिसीज़ जो है उनको फॉर्मुलेट करें। अच्छा रऊफ भाई, देयर इज़, आपने जैसे बताया कि भी नेबर्स के साथ भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात होने चाहिए थे, पाकिस्तान उनको सही तरीके से फॉलो अप नहीं कर सका बिकॉज ऑफ बीइंग ए प्रो अमेरिकन, और प्रो अमेरिकन पॉलिसी की वजह से हम ज़ाहिर बात है कि जब उनके ब्लॉक के अंदर गए हैं तो हम उन्हीं के ही इंटरेस्ट को जो है वो डिफेंड करने लग गए विदाउट नोइंग कि ये हमारे अपने इंटरेस्ट के कितना ज़्यादा जो है वो खिलाफ जा रही है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर अब ज़ाहिर बात है कि तालिबान आए हैं, क्या तालिबान के बाद हमने अपनी पॉलिसीज़ को, ऑफ कोर्स जिस टाइम पे खान साहब थे उस टाइम के ऊपर तो हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान के हिसाब से
खान साहब जो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे थे और जौन सी खान साहब जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को अप्रोच कर रहे थे, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अप्रोच थी कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर तालिबान की हुकूमत आने के बाद अपने और उनके अंदर जो स्टेबिलिटी का एक ख़राब होने का अंसर जो पैदा होना था, वो बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस किस्म की पॉलिसीज़ और इस किस्म की उनके साथ कनेक्टिविटी को बरकरार रखा। बट राइट नाउ आपने नहीं देखा कि राइट आफ्टर रेजीम चेंज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान प्रो अमेरिकन साइड के ऊपर जाने की वजह से अफगानिस्तान पॉलिसी वाज कम्प्लीटली लेफ्ट बिहाइंड। अब आपका जो एनालिसिस है काफी हद तक दुरुस्त है अब्बास साहब। देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डेफिनेटिव डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक डेफिनेट चीज जो नजर आती है वो ये है कि एक लेफ्ट की तरफ हमारी इंक्लिनेशन जो है वो बड़ी है पिछले साल 1.5-2 साल में। बल्कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वो खान साहब की हुकूमत की रिमूवल में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का सेशन हुआ था तो डे वन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर वॉज दी चीफ गेस्ट और उन्होंने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा। उसमें उन्होंने इजहार किया था कि हम खत्ते के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात जो इम्प्रूव करेंगे। और डे 2 के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वाज द चीफ गेस्ट, जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, और उन्होंने उसके कॉन्ट्ररी अपने ख्यालात का इजहार किया था, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि जी हम वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कोई भी नहीं करना चाहता था। सो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता खान साहब वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहते थे या कमज़ोर करना चाहते थे। हमारी जो स्ट्रेस थी वो सिर्फ ये थी कि जी हम जिन ममालिक को हमने नज़रअंदाज किया है पास्ट में, माजी में, जिनके साथ हमें ताल्लुकात कायम करने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं किए, हमने उनके साथ भी ताल्लुकात कायम करने हैं। और एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हमारा ये राइट है, हमें ये हक मिलता है कि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया था। इसके अलावा भी आपको पता है कि जब से चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो कि 60s से शुरू हुए थे, उसके बाद जब ये सी पैक का प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता रहा है। वो दो उसके ऑब्जेक्टिव थे उस प्रेशर के, और जो वेस्टर्न प्रेशर था स्पेसिफिकली एमिनेटिंग फ्रॉम अमेरिका, वो ये था कि आप चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कंटेन करें और दूसरा जो सी पैक है उसके एक्सपेंस को आप कंटेन करें। तो ये दोनों, मैं ज़ाती तौर के ऊपर इसका गवाह हूँ, मैंने उसके ऊपर लिखा भी बहुत है, अपने कॉलम्स में बहुत दफ़ा मैंने इज़हार ख्याल भी किया है। तो ये प्रेशर्स पाकिस्तान ने कुछ हद तक तो बर्दाश्त किया है, लेकिन अब पिछले 2-2.5-3 सालों में ऐसा लगता है जैसा कि वो उस प्रेशर में आके आपने अपनी पॉलिसी की जो डायरेक्शन है उसको काफ़ी हद तक ऑल्टर किया है। और आप परसेप्शन जो है इस वक्त वो ये है कि आप वेस्ट के दोबारा करीब होना चाहते हैं, और ये होगा एट द कॉस्ट of our relations with China and at the cost of us not establishing friendly relations with other countries of the region, particularly Russia. So ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी बनाने के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये कोई एक अच्छा आगाज नहीं है या एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हमें तमाम ममालिक के साथ दोस्ती रखनी है, लेकिन जो अपने खित्ते के लोग हैं, जो अपने हमसाए हैं, उनके साथ जो दोस्ती है वो खासकर उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिकॉज आप इस खित्ते में रहते हैं, हमने यहाँ रहना है, वो हमारे नेबर्स हैं। आप नेबर्स को नहीं, आप अपने हमसाए को नहीं बदल सकते हैं। सो ये सिचुएशन जो है अब ये किस तरफ जाती है, उसका पाकिस्तान को क्या डैमेज होता है या नहीं होता, फ्रेंकली मैं तो फील करता हूँ कि बहुत डैमेज हुआ है और बहुत डैमेज होगा फ्यूचर में भी। लेकिन अब ये वक्त बताएगा इलेक्शंस कब होते हैं, कब हुकूमत आती है, कौन सी हुकूमत आती है, कौन उनको बनाता है, उसके कौन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कौन पार्टनर्स हैं, उनकी क्या अप्रोच है, क्या वो फिर दोबारा से प्रो वेस्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट करेंगे जो 70-75 साल हमने फॉलो करके अपने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, या उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट के साथ भी आप अपने ताल्लुकात ठीक रखें, यूरोप के साथ खासकर अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप खत्ते के ममालिक के साथ भी अपनी दोस्ती जो है वो मेरिट पे करें। उसमें हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, उनको हमें फोर्सेक नहीं करना चाहिए। सो मेरी ख्वाहिश है ज़ाती तौर के ऊपर, मैं चाहूँगा कि ये पॉलिसी ना प्रो चाइना हो, ना प्रो US हो, ना प्रो कोई और हो, इट शुड बी प्रो पाकिस्तान। आपने अपने मुल्क की पॉलिसी बनानी है, आपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनानी है। आपने दूसरे मुल्कों की लड़ाइयां लड़ने के लिए पॉलिसी नहीं बनानी, आपने दूसरे मुल्क की लड़ाइयों में शरीके कार होने की पॉलिसी नहीं बनानी, आपने दूसरे ममालिक की लड़ाइयों में शरीक होकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी नहीं बनानी है। तो ये हम लोग
पता नहीं क्या वजूहात हैं, हमारे माइंडसेट क्या हैं, हम क्यों अपने आप को इतना छोटा समझते हैं या कमज़ोर समझते हैं, छोटे की बजाय कमज़ोर समझते हैं कि हम फील करते हैं कि हम ये पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। हमें ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, हम ये पॉलिसीज़ बना सकते हैं, और इन्हीं पॉलिसीज़ के बनाने में इस मुल्क की बका भी है और इस मुल्क की तरक्की भी बना है। अगर हम इसको अवॉइड करते रहेंगे या अवॉइड करते रहेंगे तो यकीन जानिए कि आज पाकिस्तान पिछले 75 साल में जितना किसी वक्त एक बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव और एक डेवलपिंग कंट्री के तौर के ऊपर पहचाना जा रहा था, आज उससे बहुत नीचे आ चुका हुआ है। और इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का इतना ज़्यादा अमल नहीं है जितना कि हमारी अपनी गलतियों का अमल है। हमें चाहिए कि हम वी लुक इनवर्ड्स, उंगली जो है अपनी तरफ पॉइंट करें और देखें कि हमने कहाँ गलतियां की, क्या गलतियां की, और हम उनको रेमेडी करें। सो ये एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट करने में, एक आज़ाद मुल्क की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट करने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो उसकी क्या हमें फ्यूचर देखने को मिल रहा है? क्या कोई फ्यूचर है भी सही, या अब हम इतना पीछे जा चुके हैं कि देयर कुड बी नो वे पॉसिबल टू हैव अ टॉक्स? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है अब्बास साहब ये। हिंदुस्तान के साथ आई थिंक रोज़े अव्वल से हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, और उसमें उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो ताल्लुकात थे वो टेंस टू वेरी टेंस रहे हैं, या तो बहुत या ख़राब रहे हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। अब भी हालात जो हैं उनके साथ, ख़ासकर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की हुकूमत ने कश्मीर में यूनिलैटरल फैसले किए हैं, 370 जो है उसको एब्रोगेट किया है और कश्मीर को एक किसी और सूबे की तरह इंडिया का हिस्सा बनाया, और वहाँ जो रेजिस्टेंस हुई है उसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैं तो बिलीव करता हूँ, मेरा थिंक टैंक भी है, रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के नाम से मैं चलाता हूँ, और उसमें हम इन्हीं खित्ते के ममालिक के साथ हमारे इंटरैक्टिव डायलॉग्स होते हैं। सो वी हैव अ डायलॉग विद इंडिया ऑल्सो, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से सस्पेंड हुआ है बिकॉज इंडिया की तरफ से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं लोगों को, डेलीगेट्स को पाकिस्तान आने में। तो हमें चाहिए कि इस ताल्लुक के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। जो डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी है वो अच्छी पॉलिसी नहीं है। इंडिया ने ज़्यादती की है 370 एब्रोगेट करके, इंडिया को उसको रिवर्स करना चाहिए। ये इस डिमांड में कोई अनफेयर डिमांड नहीं है, ये अनजस्ट डिमांड नहीं है, ये करना चाहिए। लेकिन जब आप एक ऐसे मुल्क के साथ डील करते हैं जो कि आपसे साइज में इतना बड़ा है, आपसे इकोनॉमिकली मिलिटरीली इतना ज़्यादा है, तो खौफ के अंसर के बगैर आपको उनके साथ एंगेज्ड रहना चाहिए। हमारे ट्रैक 2 के डायलॉग में एक इंडियन डेलीगेट थे हमारे मनीशंकर आयर साहब, उन्होंने बहुत शुरू में हमारा जो 2013-14 में हमारा उनके साथ डायलॉग हुआ था, यहाँ भी हमने किया था, दिल्ली में भी गए थे, तो उन्होंने एक बात की थी और वो मेरे दिल को लगी थी, और हमने वर्चुअली उसके ऊपर अमल भी किया था कि अगर दो ममालिक में ताल्लुकात बहुत ख़राब होने हैं, वैसे तो डायलॉग रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, लेकिन अगर दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, एक हिस्ट्री है बुरे ताल्लुकात की, तो इन ममालिक को, ऐसे ममालिक को आपस में एक अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग में एंगेज करना चाहिए। यानी कि एक ऐसा डायलॉग जो ना टूटे और ना टूट सके, यानी कॉन्स्टेंटली आपको एंगेज रहना चाहिए इन ममालिक के साथ, क्योंकि एंगेजमेंट में ही मामलात को बेहतर करने की, देखिए आपका और मेरा कोई ताल्लुक, अगर उसमें कोई, हमारे ताल्लुक में कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है या उस ताल्लुक में कोई टेंशन आ जाती है, तो अगर हम एक दूसरे से, पंजाबी में कहते हैं, कुट्टी कर लेंगे, तो वो उससे तो फिर मामला खराब होगा ना। तो आप अपनी सोच में पड़े रहेंगे, मैं अपनी सोच में पड़ा रहेगा। तो अगर हम दोनों केयर करते हैं एक दूसरे के बारे में और हम कन्विंस्ड है कि हमने एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को रखना है, बेहतर बनाना है, तो हम कुट्टी नहीं करेंगे, हम एंगेज रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, डिफरेंसेस के साथ बात करते रहेंगे। आप बात सुनेंगे, आप बात सुनाएंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हम उनके साथ एग्री करें एंड डिसएग्री करेंगे, वो हमारे साथ एग्री करेंगे और डिसएग्री करेंगे। लेकिन बात 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलेगी, तो एक मौका आ सकता है कि जिस वक्त शायद आपके कॉन्टेक्स्ट में, म्यूचुअल बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में, जो आप जिन बातों पे एग्री करते हैं वो ज्यादा हो जाए और जो डिसएग्रीमेंट है वो कम हो जाए, तो वो वक्त होता है जबकि ब्रेक थ्रू आ जाता है आपका। लेकिन डिसएंगेजमेंट जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त वर्चुअली डिस्कनेक्टेड हैं, तो इनको पहले तो शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए
हिंदुस्तान के लीडरशिप को भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उन्हें भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि जी ताकि ये एंगेजमेंट शुरू हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जमाना इक़्तिदार में ये बात ना हो सके, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी सामने आ रही हैं उनमें मुझे लचक नहीं नजर आती, उनमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो मार्जिन देना चाहें दूसरे मुल्क को, बल्कि वो ज्यादातर उनकी जो पॉलिसी की जो अप्रोच है वो हेजेमोनिक है कि वो अपना जो बड़ापन है और अपना एक बेहतर या बड़ा मुल्क होने का जो एक उनको उभार है वो उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो उनकी इस हेजेमनी के अंडर एक अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसको तलाश करे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, जो कि शायद हमारे पास इतना वक्त ना हो कि वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकूं। कभी हम बैठेंगे तो एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट लेके करेंगे तो इसके सारे मुहरकात जो हैं उनको हम सामने ला सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज में बिल्कुल कामिल यकीन रखता हूं कि हमें एंगेजमेंट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, हमें डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी आगे नहीं लेके जाएगी, और ये खासकर इंडिया के ऊपर अप्लाई करता है। हम तो अब भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है उनके साथ एंगेज करने की, अब भी हम विलिंग है। इंडिया इस वक्त एक ऐसे फेज में से गुजर रहा है जिसमें कि मुझे उनके रवैये में कोई लचक जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही, जो कि हमारे बायलैटरल ताल्लुकात के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए वो ठीक नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। और हमारे जो इस वक्त राइट नाउ फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम पूरे रीजन को देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी हम फॉरेन मिनिस्टर्स को देखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आते हैं। एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद वो स्टेज के ऊपर आए होते हैं। बट हम राइट नाउ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इंटर्नशिप कर रहे हैं राइट नाउ। तो उनकी किस किस्म की पॉलिसी जा रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की किस किस्म की प्रोग्रेस है आपकी नज़र में? देखिए, मेरा ख्याल है पिछले 12 महीने में कोई 8-9 महीने तो वो अमेरिका में रहे हैं या किसी न किसी मुल्क में रहे हैं। ये एक हकीकत है, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी इस वक्त या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, जबकि सारी जो नीड थी उनकी वो पाकिस्तान में मौजूद रहने के लिए। देखिए, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो एक ट्रांजिशनल स्टेज फेज से गुजर रहे हैं। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो टेंस हैं। चाइना के साथ ये पॉलिसी चेंज के बाद चाइना के साथ भी आपने अपने ताल्लुकात को रीडिफाइन करना है। इसके साथ साथ जो खित्ते में है ईरान के साथ, अब देखिए कितनी बड़ी चेंज आई है। ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया का जो डिटेंट हुआ है, जो रिप्रोशमा हुआ है, ये एक इतना बड़ा शिफ्ट लाएगा इस खित्ते में कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब देखिए, चाइना ने ये सब कुछ करवाया है, आप उसमें टोटली एलिनेट हो गए, आप उसमें कोई आपका रोल नहीं है। हालांकि किसी स्टेज के ऊपर याद है कि इमरान खान साहब ने कोशिश की थी इमरान और सऊदी अरेबिया को एक दूसरे के करीब लाने की, और वो दोनों की तरफ से रिस्पांस बहुत ज्यादा आया था, लेकिन पाकिस्तान का इतना मैटर नहीं था कि वो उनको कन्विंस कर सकते। तो चीन इंटरवीन किया। अब पाकिस्तान शुड हैव बीन देयर, इसको एक रोल में इस चेंज में पाकिस्तान को एक हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर फेलियर है, और इसके खुमियाजा हमें इन टाइम्स टू कम भुगतना पड़ेगा। ये अगर बाहर ना होते, यहाँ बैठते और यहाँ खित्ते के में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर अगर बिलावल जरदारी साहब नजर रखते तो मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए बहुत बेहतर होता। और फॉरेन ऑफिस में तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो वर्चुअली मेरा ख्याल है पिछले 1 साल में वो 10 दफा भी नहीं गए। सो ये उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। पता नहीं वो घर में दफ्तर चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं, या उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी की जो फॉर्मुलेशन वगैरह या जितना भी वो टास्क है वहाँ वो हिना रबानी खर साहिबा को दे दिए, आई डोंट नो। लेकिन उनका जो रवैया है अपने जॉब की तरफ वो तो बहुत नॉन सीरियस है। शायद वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश में 10-12 महीने उन्होंने वेस्ट में गुजारे हैं, बिकॉज वहीं से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं कि, और वो जरदारी साहब ने पीछे कहा भी है, उन्होंने अपनी एक स्पीच में खैरपुर कहाँ गए हुए थे वो, वहाँ सिंध में किसी जगह, और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनता देखूँ। और वो उनकी जो इस वक्त जो कोशिश है जो सही है उनकी, वो यही है कि वेस्टर्न स्पॉन्सरशिप के साथ वो अपने आप को मुल्क की प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर विराजमान करें। आई डोंट नो कि क्या है, व्हाट इज इन स्टोर फॉर देम, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो इस वक्त बिल्कुल समझ से बाहर आ रहे हैं। वो जो हो रहा है वो आपके सामने है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस किस्म के फेज में से गुजर रहे हैं। आज जो हुकूमत वक्त है वो फाशिस्ट की एक बदतरीन मिसाल बन के सामने आ रही है। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, बूढ़ों के साथ, फैमिलीज के साथ जो हो रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है।
तो मैं यही कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जो है एक लैक ऑफ सीरियसनेस जो है वो मुझे बिल्कुल नजर आती है। अफगानिस्तान के साथ कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं आया, इंडिया के साथ कोई इनिशिएटिव नहीं है इस वक्त, रशिया के साथ मतलब कोई जो जितनी डेवलपमेंट हुई थी खान साहब के ज़माने में मेरा ख्याल वहीं स्टॉल होकर रह गई है। चाइना के साथ आपकी पॉलिसी रिफॉर्मुलेशन की स्टेज से गुजर रही है, वो मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि वो क्या क्या क्यों उसको उनको करना पड़ा है, बिकॉज एक अगर डिपेंडेबल दोस्त हमारा है, ट्रस्टवर्दी दोस्त है जिसने हमेशा हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो वो चीनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कहाँ जाके सेटल होती हैं अब्बास साहब, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जितनी अनप्रडिक्टेबिलिटी पिछले एक साल में थी वो कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी है। और ये अनप्रडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो है ये कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। सो लेट्स सी के कहाँ बैठते हैं। आई होप के हालात कुछ बेहतर हों, और आई होप के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको हम रिकग्नाइज करें, हम अपने जॉब को ज़्यादा सीरियसली लें, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो अपने रीजनल नेबर्स हैं उनके साथ हम बढ़ाने की कोशिश करें, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को मुकद्दम जान के पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो हैं उनको हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें, रादर दैन वंस अगेन फॉलिंग इनटू द लैप ऑफ द वेस्ट एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट like we've done in the past. सो एक वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो हमने अभी तक ऐसा लग रहा है कि बार बार जलने के बावजूद हम फिर जलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि जी आइए हमें आपका जो जी चाहे हमसे करिए। सो आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड वी आर एबल टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी व्हिच इज टू पाकिस्तान's बेनिफिट एंड एडवांटेज। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, खान साहब जब रशिया गए थे, ये तो एक अनसर्टन किस्म की जो है कंडीशन बन चुकी थी कि भी खान साहब रशिया गए हैं तो फ़ौरन ही रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो छिड़ गई थी। लेकिन खान साहब जब रशिया गए थे उस टाइम के ऊपर इस किस्म की कोई भी न्यूज़ आउट नहीं थी कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है। बट व्लादिमीर पुतिन की जो जेस्चर्स थे टुवर्ड्स ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट फॉर वेरी पॉजिटिव जेस्चर्स, और वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था उनके जेस्चर से ही कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। और ख़ान साहब ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने वहाँ से वीट का भी, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो यही था कि ऑयल जिसके ऊपर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि हम सारे का सारा ऑयल एक तो इम्पोर्ट करते हैं और US डॉलर के अंदर इम्पोर्ट करते हैं। आफ्टर US सेंक्शंस, ज़ाहिर बात है कि अगर हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट करना था 40% सस्ते दामों के अंदर, और साथ ही साथ हमारा डॉलर वहाँ पर नहीं लगना था, हमने या RMB यूज़ करना था या कोई डिफरेंट करेंसी INR तो यूज़ नहीं, ऑब्वियसली हमने RMB ही यूज़ करना था, तो वहाँ से हमारा डॉलर भी सेव होता। ये इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक के बाद हम जब देखते हैं कि ये सब कुछ ही बिल्कुल हमें 0/0 पर आज नज़र आ रहा है, सो ये क्या पाकिस्तान के साथ इज इट एनी सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान्स ओन बेनिफिट्स? अब्बास, ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है कि 75 साल की गलतियों के बाद हमने एक ठीक स्टेप लिया था कि हमने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए एक बहुत सीरियस कोशिश की थी, और हो भी रहे थे। जब खान साहब लैंड किए हैं मॉस्को में तो ये शाम को पहुंचे और सुबह वो अटैक हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा वेस्ट का कि आप इसको कंडेम करें। खान साहब ने राइटली बिल्कुल कंडेम नहीं किया, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये छोटे ममालिक, ये लग्जरी उनकी नहीं होती है कि इस किस्म के कंडमनेशन जो है उसमें इंडल्ज करें। और वेस्ट जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा था अब्बास, तो वेस्ट बिल्कुल भूल गया था कि क्या वो चाहता था कि हम इराक की वॉर को कंडेम करें, क्या वो चाहता था कि हम सीरिया में जो उन्होंने किया है उसको कंडेम करें, क्या वो ये चाहता था कि जो अफगानिस्तान को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया है उसको हम कंडेम करें, या लिबिया को जिस तरह से तबाह किया है, या उससे पहले वियतनाम में और कोरिया में, और अब ये जो यमन में हो रहा है। हमसे वो वॉर्स तो जो मतलब इस खित्ते में तबाही और बर्बादी जिन्होंने फैलाई है और फैला रही हैं अभी तक, वहाँ तो हमसे कोई कंडमनेशन सीख नहीं की जा रही थी। तो रशिया ने, अगर मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू स्टेट के जी वो क्या मुहरकात थे, कुछ तो हमें पता भी है। रशिया बहुत देर से वॉर्न कर रहा था वेस्ट को कि नेटो को मेरे बॉर्डर्स तक मत लाएं, और ये लास्ट बेस्टियन था उनके लिए, ये जो मुल्क रह गया था एक। और अगर ये नेटो में शामिल हो जाता, जिसकी कोशिश की जा रही थी, तो नेटो जो है वो रशिया के बॉर्डर के ऊपर
खड़ा हो जाता। अब अगर मैं भी रशिया का लीडर होता तो मुझे भी ये चीज़ अनसेटल करती, ये मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती। और प्रेसिडेंट पुतिन बहुत देर से उनको वार्न कर रहा था कि ऐसा ना होने दे, ऐसा ना होने दे, लेकिन उसके बावजूद वेस्ट जो था वो ऑब्जेक्टिवली कोशिश कर रहा था कि जी वो नेटो को एक्सपैंड करे और नेटो को जैसा वो पाकिस्तान के ऊपर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर डालता था, इसी तरह रशिया के ऊपर वो एक पूरे नेटो का प्रेशर जो था, कलेक्टिव प्रेशर जो था, वो उनके बॉर्डर्स के ऊपर लाना चाहता था। तो इसको ब्लॉक करने के लिए रशिया ने जो कुछ किया। लड़ाई एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए पीसफुल तरीके से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट ने भी प्रेसिडेंट पुतिन के पास कोई ऑप्शन छोड़ा था सवाए इसके कि वो अपने बॉर्डर्स को महफूज रखने के लिए, नेटो के नेगेटिव असरात से आज़ाद रखने के लिए वो कुछ इस किस्म का एक्सट्रीम स्टेप ले। कोशिश यही होनी चाहिए कि इस मामले को किसी तरीके से नेगोशिएशंस के थ्रू कर लिया जाए। लेकिन खान साहब वाज लाइक यू सेड, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, सो उन्होंने वो कंडेम नहीं किया, वापस आए और उसका प्रेशर जो था वो बढ़ता गया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। आपको याद होगा जो उस वक्त की ईयू की एम्बेसडर थी, उसने बाकी यूरोपियन एम्बेसडर्स के साथ मिलकर एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज की थी जिसमें उन्होंने डिमांड किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसको कंडेम करें। ये अनप्रेसिडेंटेड है डिप्लोमेटिक तारीख में, किसी मुल्क के अंदर एम्बेसडर की ये जरूरत नहीं हो सकती कि वो इस किस्म की पब्लिक स्टेटमेंट तमाम ममालिक मिलकर या एक ग्रुप बना के और उस मुल्क की हुकूमत से आप डिमांड करें कि जी आप इसको कंडेम करें। तो वो भी मेरा ख्याल है कि हमने उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। वी डिडंट लेट दिस थिंग गेट आउट ऑफ हैंड। लेकिन उसके बाद वो एम्बेसडर साहबा जो थी वो रिकॉल हो गई थी, जो ईयू की एम्बेसडर थी, रुला नाम था उनका, मेरा ख्याल है वो रिकॉल हो गई थी और नई एम्बेसडर आई थी। तो ये वेस्ट का जो अप्रोच है वो बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड किस्म की अप्रोच है, और खासकर पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गई है। जब से चाइना का राइज शुरू हुआ है उनकी जो इनसिक्योरिटी लेवल है वो बहुत इंक्रीज कर गया है। कंसिक्वेंटली वो उन्होंने मतलब खित्ते में अमन जो है उसको तबाह करने की पॉलिसी के ऊपर उन्होंने एक कंसर्टेड तरीके से अमल किया है। और इस खित्ते में देखिए आप कि जो पीस जो है उसका नामो निशान तक नहीं है। आप अपने लेफ्ट में देखें, राइट में देखें, कहीं भी देखें, और इंडिया को वो आर्म कर रहा है, इंडिया को वो स्पॉन्सर कर रहा है ताकि वो एक ऑन द वन हैंड चाइना को कन्फ्रंट कर सके एंड ऑन द अदर हैंड उनका बुलवॉक बन सके एट सम पॉइंट इन टाइम इन अफगानिस्तान में उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान वो खित्ता है जहां से वो मुल्क है जहां से वो पूरे खित्ते के ऊपर नजर रख सकते हैं। इस वक्त भी अफगानिस्तान में CIA का एक स्टेशन बन चुका हुआ है जो पूरे ऑपरेट कर रहा है। तो ऑन द वन हैंड वो रशिया के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, ऑन द अदर हैंड वो चाइना की एक्सपेंशन जो है उसको वो रोकना चाहते हैं। सो इंडिया में उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में की हुई है। तो ये भी मुझे कोई सस्टेनेबल उनकी पॉलिसी नहीं लगती कि एट सम पॉइंट इन टाइम इंडिया को भी जो पाकिस्तान ने किया था 47 के बाद बाय प्लकिंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ द रीजन, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया अब वो जो गलती जो है वो करने जा रहा है कि वो एक फॉरेन पावर के बेहस्ट के ऊपर अपने जो नेबर्स हैं उसके, और एक बहुत बड़ा नेबर है चाइना उसका, और उनके साथ वो अपने ताल्लुकात जो है उनको उस्तवार करने की बजाय वक्त के साथ साथ और एग्रेवेट कर रहा है। हालांकि उनकी इकोनॉमिक पावर उनकी जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अदरवाइज जो उनके जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई बेहतरी जो वो नज़र नहीं आ रही है। सो मेरा ख्याल है कि हमारी ये हुकूमत तो मुझे इतना ईगर नज़र नहीं आती है, बिकॉज ये तो एक वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड हुकूमत है। लेकिन जब इलेक्शन होंगे, एक हुकूमत बनेगी, तो उस हुकूमत को चाहिए कि एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बनाए, उसको परस्यू करे, और उसमें रशिया के साथ ताल्लुकात की इंप्रूवमेंट जो है वो एक मेजर इंग्रेडिएंट के तौर के ऊपर शामिल होनी चाहिए। देयर इज़ वन मोर थिंग कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं, और चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और साथ ही साथ अफ्रीका, पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पीक पर आ रहा है। बट हमने चाइना को किसी और मुल्क की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बारे में इस तरीके से आकर स्टेटमेंट्स देते हुए नहीं देखा। बट जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए चाइना, सारी बात है कि वो फ़िक्रमंद भी होगा, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट सबसे पहले हर मुल्क के होते हैं, उसके बाद वो अपने दोस्तों के इंटरेस्ट को देखते हैं। तो चाइना के अपने इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट जिस तरीके से चाइना ने अपनी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या किया है, और क्या पाकिस्तान के जो कनेक्शंस हैं चाइना के साथ उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का?
अब्बास, इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में वो एक हकीकत है, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकते। हम सब जो हैं इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में पले बड़े हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के इदारों से मोहब्बत करते हैं हम लोग। इंस्टेबिलिटी एक हकीकत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो वजूहात हैं वो बिल्कुल रियल नहीं है। एक आर्टिफिशियल तरीके से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया है और किया जा रहा है। आज इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत आपने मुसल्लत की हुई है, लोगों ने मुसल्लत की हुई है, जिस तरीके से मुसल्लत की गई है, वो कोई लोगों ने तो नहीं की है। उनके बेनिफिट के लिए नहीं है। अगर इलेक्शन हो जाए, हुकूमत आ जाए जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकती है। चीन का जो कंसर्न है वो बिल्कुल है। उन्होंने सदर साहब से 1.5 घंटे की मुलाकात की, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके अलावा वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी मिले और उन्होंने दोनों जगहों के ऊपर एक्सप्रेस किया, और वो जेन्युइन कंसर्न है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो रास्ता है उसको अपनाए, खुद को तबाह करने वाला रास्ता तो जो वो अपनाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ममालिक, हमारे दोस्त जो हैं, वो बिलीव करते हैं कि हाराकिरी हो रही है इस मुल्क में, हम लोग डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं स्टेज के ऊपर। तो उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन था, और वो दो एस्पेक्ट में कंसर्न था। एक तो उनका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कंसर्न था, दूसरा उनका तीन एस्पेक्ट थे, बल्कि इकोनॉमिक कंसर्न था, और तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न था। अब देखिए, इंडिया जो है वो अपनी जो पावर है उसको बहरा हिंद में एक्सपैंड कर रहा है। वो एक हेजमोनिक स्टेज तक आ चुके हुए हैं वहाँ, और इंडिया चूंकि अब एक इकोनॉमिकली डेवलपिंग, बहुत एक ऊपर नॉच के ऊपर बैठा हुआ है, और उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, और वो भी एक डेवलप्ड कंट्री की बनने की तरफ जो है वो तेजी से गामजन है। तो इसलिए उनके लिए पैसा खर्च करना, अपनी सी पावर को बढ़ाना, या अपनी एयर पावर को बढ़ाना, या अपनी ग्राउंड पावर को बढ़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जबकि हमारे पास बिल्कुल वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि जी हम अपनी पावर, जो हमारे पास एक्सिस्टिंग पावर है, उसको भी हम मेंटेन कर सके। सो कंपैरिजन इज ओडियस, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। लेकिन उन्होंने अपनी जो सी पावर है उसको एक्सपैंड किया है, और इस वक्त उनका जो ऑलमोस्ट वर्चुअली टोटल कंट्रोल उनका इंडियन ओशन के ऊपर हो चुका हुआ है। सो ये सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो एक खासा एक मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक, आई मीन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ becoming a bankrupt country, and 3 is our security, जो हमारी vulnerabilities हैं. So China being a genuine friend, China being a welfare state which has invested so much money in Pakistan, which is interested in Pakistan's economic welfare, Pakistan's economic strength. So उनके लिए एक दोस्त की हैसियत से एक अपना concerns जो है वो express करना वो understandable है, और उनकी नेक ख्वाहिशात भी थी। उन्होंने कहा था जी कि हम आपकी मदद जितनी करते रहे हैं उतनी करते रहेंगे, उससे ज़्यादा भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने वाकई एक जेन्युइन दोस्त का रोल जो है वो निभाया है, और वो निभा रहे हैं इस वक्त भी, इस स्टेज के ऊपर भी, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्चुअली क्रम्बल कर चुकी हुई है। वो जो कुछ हो पाया है वो सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद है वो चीन ही कर रहा है, जबकि हमारे मिडल ईस्टर्न जो दोस्त हैं उन्होंने भी बैकआउट कर दिया। वो भी अब आपको नहीं, उन्होंने भी अपनी जो सपोर्ट है उसको कंडीशनल किया हुआ है IMF के ऊपर, और IMF जो है वो आपसे बहुत सारी और कंडीशंस जब तक मनवा नहीं लेगा उस वक्त तक वो पाकिस्तान को पैसे नहीं होगी। मेरी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो बिल्कुल कोई पैसा आपके पास नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की जो डेट पेमेंट हैं उसको अगर हम उसको रेगुलेट करवा लें, री रेगुलेट करवा लें तो वो और बात है। अदरवाइज हम उस वक्त शायद हमें एक्चुअली डिफॉल्ट जो है वो अपनी डिक्लेयर करनी पड़े। सो मुझे तो समझ आती है जी चीन का कंसर्न में, एक दोस्त की हैसियत से उन्होंने अगर आके सदर साहब के साथ और बाकी लीडरों के साथ इंक्लूडिंग द चीफ द आर्मी स्टाफ अगर कंसर्न एक्सप्रेस किया, तो आई थिंक मैं उनके रवैये को देख के पास्ट में पिछले 50-60 साल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है, आई कैन अंडरस्टैंड इट एज अ कंसर्न ऑफ अ फ्रेंड, अ जेन्युइन फ्रेंड। एंड आई थिंक हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनकी मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए, और उन्होंने जो हमें एडवाइस दी है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल हो गए या इकोनॉमिक हो गए या सिक्योरिटी रिलेटेड हो गए, हम उन मसाइल को कंट्रोल कर सकें और ना बढ़ें और ज़्यादा हमें डैमेज ना करें। देयर इज़ वन मोर थिंग कि जितने भी ममालिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो रशिया हो गए, चाहे वो चाइना हो गए, चाहे वो इंडिया हो गया, इवन कि इंडिया बीइंग ए प्रो अमेरिकन, बट स्टिल फर्स्टली वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। बट पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान अपने जिस ब्लॉक के अंदर जाता होता है, और ज़्यादातर पाकिस्तान प्रो अमेरिकन ब्लॉक के अंदर आए, चाहे वो ये जो सो कॉल्ड वार ऑन टेरर इन्होंने स्टार्ट की रखी है अफगानिस्तान के अंदर, या उससे पहले हम हिस्ट्री के अंदर देख लें जो सोवियत यूनियन के साथ
इन्होंने किया, उसके लिए जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने यूज़ किया, पाकिस्तान की पॉलिसी हमें कभी भी इस तरीके की नहीं लगी कि पाकिस्तान पहले अपने इंटरेस्ट को देखे और उसके बाद जो है वो दूसरों के इंटरेस्ट की बात करे। पाकिस्तान दूसरों के इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता चला आया है। इस चीज़ ने कितना इफ़ेक्ट किया है हमारी हिस्टोरिकली हमारी इकोनॉमी को? अब्बास साहब, जब से आपसे मैं आज इस गुफ्तगू का जब से आगाज हुआ है, तो मेरा जो फोकल पॉइंट है वो यही है कि पॉलिसी जो बननी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा भी है, वो पाकिस्तान फोकस्ड होनी चाहिए. It should not be America focused. It should not be China focused or Russia focused or India focused or what. It should be Pakistan focused. और वो कभी नहीं हुआ. आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मेरी भी यही कन्विक्शन है. खान साहब ने ट्रांजिशन करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा था कि जी मैं पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा. तो हम लोग नेटो की पॉलिसी देखते हैं, हम सीटों की पॉलिसी देखते हैं, हम सेंटो की पॉलिसी देखते हैं, हम अमेरिका के इंटरेस्ट देखते हैं. हमने पाकिस्तान को बेचा, 2 जंगें लड़वाई. पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने जंग लड़ी है, उसका खमियाजा हम अभी तक नहीं उससे बर्दाश्त कर रहे थे, तो हमने दोबारा वॉर ऑन टेरर में शमूलियत इख्तियार की. उसके बाद जब भी आपको वो अमेरिका यूज़ करता है और उसके बाद जब खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो वो हमें एक डेटी लेनिन की तरह फेंक देता है. ना कोई हमें सुनवाई नहीं, को पूछना नहीं. आज हम क्लैशनिकोव कल्चर कहाँ से आया, ड्रग ट्रेड कहाँ से आई, डिस्टेबलाइजेशन कहाँ से आई, टेररिज्म कहाँ से आई, वो हमारे अपनी गलतियों की वजह से ये सब कुछ पाकिस्तान में आया है. हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया टू ऑल दीज डेंजर्स, और पाकिस्तान आज उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहा है और भुगतता रहेगा, क्योंकि ये जो इसके जो बीज हैं वो बोए जा चुके हुए हैं. वो बीज जो है वो अब दरख्त बने हुए हैं, वो फल भी देना शुरू कर देंगे और लोग होंगे सारा कुछ. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ, एंड वी आर नॉट हेयर बिकॉज इंडिया हमारा दुश्मन है. वी आर हेयर बिकॉज हम खुद अपने दुश्मन हैं. हमने कभी पाकिस्तान का नहीं सोचा, हमने कभी पाकिस्तान के इंटरेस्ट का नहीं सोचा. हमने हर उस मुल्क की बिहाफ के ऊपर उनकी लड़ाइयाँ, उनकी जंगें लड़ी हैं जिनसे हमें पैसा मिलता था या जो हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे हैं, बी दैट ब्रिटिश और मोस्टली अमेरिका, जिनके हमने सीटो सेंटो में ज्वाइन करके, उनके पास हमने 1950 से उनके साथ ताल्लुकात सवार करके, तो हमने अपने जो रीजनल इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस किया, अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया, हमारे जो रिलेशंस है दूसरे ममालिक के साथ उनको सेक्रीफाइस किया, और उससे जिनके लिए सेक्रीफाइस किया उनसे हमें गाली गलोच के अलावा और फर्दर डिमांड्स के अलावा कुछ नहीं मिला. आज पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से क्या है. इट्स अ सॉरी स्टेट, इट्स अ सैड स्टेट दैट वी आर पर्क्ड एट टुडे, एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि जी हम उसमें से निकलें और आगे बढ़ें. इसके लिए बड़े कदावर लीडर की ज़रूरत है, और ये जो पिकमीज यहाँ बैठी हुई हैं, शरीफ और जरदारी, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अभी इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जरदारी साहब सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनके वालिद साहब सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वो किस तरीके से वेस्टर्न सपोर्ट जो है उसको विन करें और किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और ये उनका मेन एजेंडा है इस वक्त. तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान किस शक्ल का होगा जिसमें कि इस किस्म की लीडरशिप जो है वो फर्दर परपेचुएट हो गई. इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर उनकी ओथ ली थी उस दिन उन्होंने इंडाइट होना था मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में. तो 40-50% कैबिनेट जो है वो एलिज्ड क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स अंडर ट्रायल थे, जो कि इस वक्त बेल के ऊपर हैं, जो वांटेड बाय कोर्ट्स हैं. हम एक मजाक बन गए हैं दुनिया में. अब्बास साहब मुझे कहने दीजिए, ये हम एक भौंडा मजाक बन गए हैं. मैं जिस एम्बेसडर से मिलता हूँ, वो सिर्फ उसके वो चेहरे के ऊपर उसके जो तासुरात हैं वो बहुत कुछ कहते हैं. वो ये कहते हैं कि यार तुम कितने बेवकूफ़, कितने तुम गलत लोग हो, तुम अपने मुल्क के साथ ये कर रहे हो, तुम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को इस तरीके से डैमेज कर रहे हो. तो ये वो चीज़ें हैं बेसिकली. लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अशराफियाँ हैं, जो मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो इस मुल्क की वजह से ये मुल्क होगा तो वो होंगे. अगर ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता चला जाता है, जिसको कि हम डैमेज करके कमज़ोर कर चुके हुए हैं, बिल्कुल वर्ज के ऊपर खड़ा है इस वक्त, अगर एक झटका और देंगे तो ये तो रुड़ के नीचे चला जाएगा, ये मुल्क तो बाकी नहीं बचेगा. तो क्या वो, हाँ, उनकी जायदादें बाहर हैं, उनके पैसे बाहर हैं, उनकी बिजनेसेस बाहर हैं, उनकी फैमिलीज बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी तालीम बाहर है, उनके इलाज बाहर है, उनका सब कुछ बाहर है. हमारा जो बंदे जो मेजर, जो हमारे मेन सीनियर पोजीशन से रिटायर होते हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं. वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो क्यों पाकिस्तान में नहीं रहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है आपको.
आपको चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें जिसमें ये मैंडेटरी करें कि जो इस किस्म की जो नेशनल सिक्योरिटी जो पोजीशंस हैं, जो कि प्रिव्यू होते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरीके से पॉलिसीज बन रही हैं, उनके लिए मुल्क से बाहर जाना रिटायरमेंट के बाद आपको बैन करना चाहिए। दुनिया तख्ता ज़मीन के ऊपर क्या अमेरिका के जो सीनियर लोग हैं जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज उनकी डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो मुल्क रिटायरमेंट के बाद मुल्क छोड़ते हैं? नहीं, मुल्क पे रहते हैं। तो हमारा तो यहाँ जैसे कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं आवेद आवे बिगड़ा, यानी कि हमारा मतलब सब कुछ ही हम लोगों ने खुद जाती तौर के ऊपर उसको तबाह बर्बाद कर दिया। हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, हमें बहुत एफर्ट की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क को सही रास्ते के ऊपर, सही डगर के ऊपर डालें। उसके लिए एक अर्नेस्ट कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए मिल के कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों को मिल के बात करनी होगी और इस मुल्क से मोहब्बत प्यार की बात करनी होगी, इस मुल्क के लोगों से मोहब्बत प्यार की बात करनी होगी। आपको पॉलिसीज डिवाइस करनी होगी जो कि पुअर सेंट्रिक हो, या आपको पॉलिसीज डिवाइस करनी होगी जो आपके गरीब को गुर्बत से निकालें। आप चीन का मॉडल ले लीजिए। खान साहब बहुत इंस्पायर्ड थे चीन के मॉडल से, दो से, एक करप्शन खत्म करने में और एक पॉवर्टी एलिविएशन में। दोनों वो गए थे, 3 दफा गए थे, जाके उन्होंने खासकर ब्रीफिंग दी थी इन दोनों चीजों के ऊपर। आई एम विटनेस टू इट माय सेल्फ। तो वो नहीं है, वो इंसान दोस्ती नहीं है हमारी लीडरशिप में, इंसान दोस्ती नहीं है। गरीब का नहीं सोचते, गरीब की 2 वक्त की रोटियों की नहीं सोचते, गरीब के बच्चे की तालीम की नहीं सोचते, गरीब की बच्चों की सेहत का नहीं सोचते। ये वो कहते हैं ना, वो जो ऊपर वो उड़ते हैं, वो इंसानी गोश्त खाने वाले परिंदे, ये उसकी तरह वो मंडला रहे हैं कि किस वक्त गोश्त का एक टुकड़ा नीचे मिले और ये नोच खाएं, उसको भी ले बढ़े। वो इस वक्त पाकिस्तान की हालत एक स्केलेटन की है। आपने उसको एक चौराहे पे बिठा दिया और उसके हाथ में आपने कशकोल दे दिया कि बाबा कुछ दे दो, बाबा कुछ दे दो। ये हाल है पाकिस्तान का। यही लोग हैं जब इनसे आपने डिप्लोमेटिक कोर्स से मिलते हैं तो यही चीज़ वो अल्फाज में बयान नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि वो आपको क्या समझते हैं। पाकिस्तान एक स्केलेटन है, एक रिज्म भी मास्क का नहीं है इसकी जिस्म के ऊपर। वो खा गई है अशराफिया और इसके हाथ में एक कशकोल पड़ा हुआ है और वो चौराहे पे बैठे हुए सारी दुनिया से वो भीख मांग रही है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी औलाद की सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी आगे से गुजरने वालों की सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उसका क्या होगा? वो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? आई डोंट नो कि क्या कैसे करेंगे आप नीचे जा रहे हैं। यू आर ऑन ए डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी। आप नीचे जा रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप स्टेबलाइज भी नहीं हो रहे हैं। आप हर दिन गुजरे दिन के साथ आपकी जो हालत है वो जो है वो बद से बदतर होती जा रही। तो किसी वक्त तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या किया आपने इस मुल्क के साथ। आपको अहाता करना पड़ेगा पिछले 75 साल का, आपको डिक्टेटरशिप्स का अहाता करना पड़ेगा, आपको सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज का अहाता करना पड़ेगा, आपको अपने रूल्स का, लॉज का, रेगुलेशंस का अहाता करना पड़ेगा, आपको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अहाता करना पड़ेगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंडर स्ट्रेस आया है तो वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें कैविएट्स हैं, उसमें कैविएट्स रखी गई हैं ताकि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। आज आपने इंस्टीट्यूशनल जो क्लैश जो है उसको आपके सामने, आपकी पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी के राइट्स को नहीं मानती, जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं मानती। आपकी जुडिशरी जो है उसको कॉर्नर किया हुआ है। आपको जुडिशरी को, जजेस को गालियां दे रहे हैं। कल का जो जहाँ इकट्ठ हुआ है इनका, उसमें आपने देखिए क्या जुबान इस्तेमाल की है। मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक आया कि ये जुडिशरी जो है इसको हमें ठीक करने के लिए 3-4 जजेस की कुर्बानी देनी पड़े तो वो ठीक है। ये उसके अल्फाज हैं, मेरे पास है, मैं प्ले कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो ये ख्यालात हैं लोगों के आपकी जुडिशरी के बारे में। और जुडिशरी जो है वो इंप्लीमेंट करती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो जुडिशरी को बिलोंग करता है, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने जुडिशरी को वीक किया या उसको खत्म किया तो आपका जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जिस मुल्क में जस्टिस खत्म होता है भाई, उसका एग्जिस्टेंस का रैशनल खत्म हो जाता है, उसके एग्जिस्टेंस का रैशनल कोई नहीं रहता। वो मुल्क जो है वो तबाही की तरफ वो चल पड़ता है, उसको रोक नहीं सकते आप उसके बाद। तो ये कोई अब आपकी जो टेलीविजन के ऊपर आप देखिए जो डिस्कशंस होती हैं उनमें कोई सब्सटेंस है? अब्बास साहब, नो सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस नहीं है उनमें। जो पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या वो डिस्कस होते हैं? नहीं, एक तमाशा लगा हुआ है रोज शाम को। तो आपको बहुत कुछ चेंज करना है, आपको बहुत कुछ बदलना है। और जब तक वो आप नहीं बदलेंगे उस वक्त तक आप मुल्क की जो इन्हतात है उसको नहीं रोक सकते। वो कॉन्स्टेंटली जो रिग्रेस कर रहा है और डिजेनरेट कर रहा है।
Unfortunate, but it is a fact. Rauf bhai, there is a huge human rights violations happening in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली कभी भी हमने किसी डिक्टेटरशिप के अंदर भी इस किस्म की चीज़ नहीं देखी थी कि भाई इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो कि लोगों को रोडों के ऊपर से उठा कर गायब कर दिए जाए और बालों से औरतों को, मर्द पुलिस ऑफिसर, एक होता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर आके एक औरत को अरेस्ट कर रही है, बट यहाँ पर मर्द पुलिस ऑफिसर आकर जो है वो बालों से घसीट कर लेकर जा रहा है और कम्प्लीटली क्योस है, कुछ भी किसी को नहीं पता है कि भी आखिर हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है। इस सारी की सारी सिचुएशन को, ये जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई है और ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिसके हमें कोई भी असर इस किस्म के नज़र नहीं आ रहे राइट नाउ, जो हमारी करंट रेजीम है वो ना तो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं जिससे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म हो और मुल्क का बेनिफिट हो। ये बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम मुल्क के मफाद के लिए अपनी सियासी कब्रें बनाकर इस हुकूमत में आए हैं ताकि हम मुल्क के इंटरेस्ट को बचा सकें, बट इस वक्त मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो तो इलेक्शंस के अंदर ऐसा ही बात है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी कोई दुनिया के मुल्क के अंदर ना इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, ना ही उसके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है विदाउट हैविंग ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्या हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ किसी भी तरीके से जा रहे हैं या राइट नाउ हम किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, अब्बास साहब ने खुद बड़ी अच्छी बात की है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उस वक्त आएगी ना जबकि एक आपके पास हुकूमत होगी जिसके पास पब्लिक मैंडेट होगा, और वो उस वक्त आएगा जबकि इलेक्शंस होंगे। इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली जो है वो ट्रंकेटेड है, वो आधी है वर्चुअली, बिकॉज उसमें 140-45 जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो बैठे ही नहीं हुए, और जो आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो पीटीआई का ब्रेक अवे ग्रुप है, वो रियाज साहब है। रियाज साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है कि खान साहब को आप सरे बाजार जो है वो फांसी दीजिए, तो ये है। और उसने पब्लिकली कहा था कि मैं अगला इलेक्शन जो है वो पीएमएलएन की टिकट के ऊपर लड़ूंगा, तो वो आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इट्स अ ब्लडी होक्स। So it's not a national assembly, it's a truncated national assembly, and I think constitutionally mandated जो चीज़ नहीं होती है उसमें अगर मेंबरान पूरे नहीं है तो वो फिर अपनी इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस और अपनी लीगैलिटी जो है वो खो देती है। सो इस वक्त तो मैं इस असेंबली को असेंबली मानता ही नहीं हूँ। अब यहाँ के जी क्या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप इम्पोज की गई है, जिस तरीके से इम्पोज की गई है, मेरा ख्याल उसमें जाना अपने वक्त का ज़्या होगा। सबको पता है कि किस तरीके से रिश्वतें तय कि आपने की। देयर वाज अ एक्सटर्नल फैक्टर एंड देयर वाज एन इंटरनल फैक्टर। एक खारजी अंसर था और एक दाखिली अंसर था, दोनों ने मिल के खान साहब की हुकूमत जो थी उसको वो गिराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो हुकूमत बनाई गई वो हुकूमत जो मुजरिमीन की, वांटेड क्रिमिनल्स जो है, कोर्ट ऑफ लॉ को वांटेड हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो उन्होंने पेश होना था, वो पेश होने की बजाय वो इक़्तिदार की कुर्सियों के ऊपर विराजमान हो गए। तो एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कब तक जारी रहती है? मेरे हिसाब से तो ये मुस्तकबिल करीब में मुझे इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नज़र आती हुई नजर नहीं देख रहा मैं, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकली एलिमिनेट नहीं होंगे, उसको इक्वेशन से नहीं निकाला जाएगा, उस वक्त तक मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत सारे काम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। इलेक्शन 90 दिन में होने थे, नहीं हुए। वो एक गवर्नमेंट जो है वो एक गिल्टी है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन गिल्टी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, वो डिफाइंस में है, वो कंटेम्प्ट कमिट कर चुके हुए हैं। सो अब क्या क्या बातें करेंगे? ये सब कुछ जो आपकी जो इंटरम गवर्नमेंट्स थी, केयरटेकर गवर्नमेंट्स जो आपने बनाई हुई थी, वह इंटरम गवर्नमेंट्स वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पीरियड है वो मुकम्मल कर चुकी हुई हैं, उनकी लीगैलिटी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी खत्म हो चुकी हुई है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें हैं, वो इलीगल हुकूमतें हैं, उसके बावजूद हुकूमत करती जा रहे हैं। ये दोनों हुकूमतें जो है पंजाब और केपी की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो जो भी काम हो रहा है इस वक्त टेक्निकली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। सो पूरा मुल्क जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की जद में है। सो ये चीजें जब, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब ये हुकूमत चली जाएगी, एक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत आ जाएगी जिसके पास पब्लिक मैंडेट होगा, तो वो इन तमाम चीजों के साथ करेगी क्या? वो किस तरीके से उन सारे एक्ट्स को जो कि इन्होंने इस हुकूमत ने लिए हैं और ले रही है और लेगी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, उनको किस तरीके से लेजिटिमाइज किया जाएगा, उनको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाएगा? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस हुकूमत के लिए जो कि इलेक्शन के नतीजे में इस मुल्क में हुकूमत, इस मुल्क का इक़्तिदार जो है वो अपने हाथ में लेगी। सो
इनको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए ये किस किस तरीके से पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस किस्म के बीज बो रहे हैं जो कि पाकिस्तान को फर्दर डिवाइड करेगा, पाकिस्तान को फर्दर जो है वो तबाही की तरफ लेके जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन चंद लोगों के टोले के लिए कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली 75 साल से इस मुल्क के ऊपर किसी ना किसी शक्ल में हुक्मरान रहा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये कब तक लेके जाएंगे, आप कहां तक लेके जाएंगे, इनको सोचना चाहिए। और इनको चाहिए कि अब बगैर किसी फर्दर लॉस ऑफ टाइम के, बगैर कोई और वक्त ज़ाया किए, इनको चाहिए कि इलेक्शंस जो है वो अनाउंस करें और एक ऐसी हुकूमत, एक ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और उसके नतीजे में जो हुकूमत आती है उसको 5 साल का मौका दिया जाए कि वो इस मुल्क की पॉलिसीज में जो एबरेशंस हुई हैं, जो गलतियां की गई हैं, उनको करेक्ट करे और मुल्क को एक्चुअली जेन्युइनली तरक्की की राह के ऊपर डाले। उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये हर आदमी का जो है वो मेरा ख्याल है कि बस की बात नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि आज भी इस मुल्क के लिए इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो कि ये सब कुछ कर सकता है, जिसमें इतनी करज है, जिसमें इतनी हिम्मत है, जिसमें इतनी इफेक्शन है, इतना पैशन है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। ये बाकी ये जो मुजरिमीन इस मुल्क के ऊपर बराजमान हुए हुए हैं, उनके ये बस का रोग नहीं है। वो इसको पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ धकेलेंगे और धकेल रहे हैं वो। Lastly, Rauf bhai, what you think that future of Pakistan is going to be? पाकिस्तान का फ्यूचर जो है बस वन सेंटेंस में इलेक्शंस में छुपा हुआ है। आप इलेक्शंस करवाएं तो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण जो है वो रोशन हो सकती है। आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो पाकिस्तान अंधेरों में डूबता जाएगा। पाकिस्तान अंधेरों में डूब रहा है, पाकिस्तान मजीद अंधेरों में डूबता जाएगा। और मुझे खौफ इस चीज़ का है कि इस हद तक गिर जाएगा कि इसका दोबारा उठना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। जितनी जल्दी आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करें उतने ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जितनी देर करेंगे उतना ही पाकिस्तान का उसमें नुकसान है। और मुझे मुस्तकबिल करीब में अनफॉर्चुनेटली अब्बास साहब इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ अशराफिया जो बराजमान है वो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगी जब तक उनको 5% भी ये खौफ हो कि उनके अलावा कोई और इलेक्शन जीत सकता है। और इस वक्त तमाम जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, उनमें एक अनहोली अलायंस है और वो सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमने अपने अलावा किसी और को इस मुल्क के ऊपर हुकूमत नहीं करने देना। ये एक ट्रैजिक चीज़ है। और मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये जो थिंकिंग है ये चेंज हो और एक ऐसी थिंकिंग जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और आप पूछें मुझसे कि मुझे उम्मीद है या मैं देखता हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जबकि हम आपस में बात कर रहे हैं, कल का मुझे नहीं पता, परसों का मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो रवैये हैं, इस वक्त जो एटीट्यूड्स हैं, उसकी बेसिस के ऊपर तो मैं यही कह सकता हूं कि नहीं, मुस्तकबिल करीब में मुझे कोई रेमेडी जो है वो नज़र नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। वेल गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये रऊफ़ भाई थे, इनका मैं ट्विटर हैंडल जो है वो नीचे शेयर कर दूँगा। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनस आई हैव एवर मेट एंड आप इनको जो है फॉलो भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका ट्विटर हैंडल मिल जाएगा और साथ साथ हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।